बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 और आज हमारा टॉपिक है ओजोन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ओजोन के बारे में पहले हम तीन बुनियादी जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहली बात याद रखना कि ओजोन दिस वन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एलोट्रोप है। आप ओजोन का फॉर्मूला जानते हैं? ओजोन को हम लिखते हैं O3 से, ओजोन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो दिस वन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड वन, इट इज ब्लूइश इन कलर। इसका जो कलर है वो ब्लूइश है, ब्लूइश इन कलर। माय डियर स्टूडेंट, ये जो हम कहते हैं ना नीला आसमां, ये जो हम आसमां कहते हैं, दिस वन इज एक्चुअली द ओजोन लेयर। ये जो स्काई कलर है, ब्लूइश कलर है, दैट इज एक्चुअली द ओजोन लेयर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आसमां जिसे हम कह रहे हैं, दिस वन इज ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स इन द सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। बहरहाल हम इसे कहते हैं कि दिस वन इज एक्चुअली द ओजोन लेयर, चूंकि ये स्काई कलर। नेक्स्ट, इट हैज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ओजोन का बहुत कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका -112 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट। ये तीन बातें थी जो आपने सीखी। एक टर्म में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं और वो टर्म है डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन यूनिट, डॉब्सन यूनिट को मैं ना DU से जाहिर करता हूं। DU, D फॉर डॉब्सन एंड U फॉर यूनिट। अच्छा, ये डॉब्सन यूनिट क्या है? माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन डॉब्सन यूनिट। एटमॉस्फेयर में ओजोन की जो अमाउंट है उसको हम डॉब्सन यूनिट में, यानी ये यूनिट है जिसमें हम अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब ये डॉब्सन यूनिट क्या होता है? एक्चुअली ना, आप सतह जमीन के ऊपर कोई पॉइंट ले लें, उस पॉइंट पे आप एटमॉस्फेयर में एक कॉलम लें, उस कॉलम में जितनी ओजोन आएगी उस ओजोन को फिर हम डॉब्सन यूनिट की सेंस में लेते हैं। मैं याद करवाने के लिए आपको लिखूंगा कि डॉब्सन यूनिट क्या है। द अमाउंट ऑफ ओजोन O3 in atmosphere is expressed in DU, Dobson unit। एक सेंटेंस जो अक्सर एग्जाम में बतौर MCQ पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ फॉर the normal amount of overhead ozone is about 350 Dobson unit। ये जो है ना, ये ऑप्शन आता है। तो हमारे जो ऊपर ओजोन, इसका जो नॉर्मल अमाउंट वो 350 डॉब्सन यूनिट है। ये जो मैंने सेंटेंस बोला, ये अक्सर एग्जाम में बतौर MCQ आता है। माय डियर स्टूडेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ ओजोन, ओजोन कहां एग्जिस्ट करती है, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, पहले इसको देखें। मेरे पास ये अर्थ है, दिस वन इज अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है। अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर यहां तक, अगर आप यहां तक तकरीबन, ये मैं 15 किलोमीटर की बात करता हूं, ये 15 किलोमीटर है, तो सतह जमीन से ऊपर 15 किलोमीटर तक हम इसे कहते हैं दिस इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, पहले ये बात याद रखनी। अब ना 15 किलोमीटर से ऊपर आप 40 किलोमीटर तक, यहां तक, ये 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर है। ये मैं अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक, उसके मुताबिक ये वैल्यूज दे रहा हूं। इस सारे को हम कहते हैं दिस वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। आज मेरी डिस्कशन में यही स्ट्रेटोस्फेयर छाया रहेगा। अब यहां से लेकर यहां तक ये सारे का सारा जो है एटमॉस्फेयर के जोन को, इस स्फीयर को
हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अब इस स्ट्रेटोस्फीयर में ना यहां से ये है 25 किलोमीटर, यहां से यहां तक ये है 28 किलोमीटर, यानी 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, यानी मैं ये 3 किलोमीटर की पट्टी कह रहा हूं। ये ना ये इतना जो है, ये पट्टी जो बनी, ये कितनी कह रहा हूं मैं, 3 किलोमीटर है। ये जो 3 किलोमीटर की पट्टी है, दिस वन इज ओजोन। ये इसको मैं ना, ये वो नीला आसमान है, यानी ये जो हमें ऊपर आसमान नजर आ रहा है ना, ये यहां हम खड़े हैं, यहां से ये हमें आसमान नजर आ रहा है, कितने किलोमीटर पे नजर आ रहा है, ये 25 किलोमीटर पे। अब ना ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है, 3 किलोमीटर। तो ये एमसीक्यू बाज दफा आता है, ये एंटी टेस्ट वगैरह में आता है कि थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो 3 किलोमीटर है। कहां से कहां तक, 25 से 28 किलोमीटर तक। अब यही बात है मैंने इधर भी लिखी है, एग्जिस्टेंस ऑफ ओजोन लेयर में 25 टू 28 किलोमीटर हाई इन किस में है, इन स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, बाज दफा ना स्टूडेंट, बाज दफा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ओजोन लेयर लाइज इन ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो ओजोन लेयर लाइज इन स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, अब इसका काम क्या है, वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट। सूरज से जो रेज आ रही हैं, सन रेज, उसमें कुछ वेरियस मोस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी हैं। ये जो ओजोन लेयर है, ये उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उनको ये स्टॉप करती है, रोकती है। ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है, एक हिफाजती छतरी है जो कुदरत ने हमारे लिए मुहैया की। अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो वो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो जमीन पर पहुंचेगी और यहां पे वो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी, ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स, एनिमल, सबको डिस्ट्रॉय कर। एक सेंटेंस में देखना, इफ देयर इज substantial reduction in the ozone layer, the life on the earth would be threatened. अगर ओजोन लेयर उसमें सब्सटेंशियल रिडक्शन हो, रिडक्शन मीन कमी, सब्सटेंशियल नुमाया तौर पर, अगर ओजोन लेयर उसकी थिकनेस में नुमाया तौर पर कमी आ जाएगी, तो फिर वो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो वहां पे नहीं स्टॉप हो सकेगी, फिल्टर नहीं हो सकेगी और जमीन पर आकर वो लाइफ को थ्रेटन करेंगी, लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगी। क्या करती हैं, ओजोन लेयर फिल्टर मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंड द सेफ लाइफ ऑन अर्थ। माय डियर स्टूडेंट, in 1980s ozone hole over Antarctic was observed and it definitely damaged a huge life on earth. in 1980s में ये जो है अंटार्कटिक, उसके ऊपर ये ओजोन होल इसको ऑब्जर्व किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ओजोन होल जो है ये फिल होता गया, क्योंकि वो तमाम गैसेस, वो तमाम एजेंट्स जो ओजोन डिस्ट्रक्शन में, जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करने में इन्वॉल्व थे, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होते गए और अब ये ओजोन होल काफी हद तक फिल हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट, एक बात ये भी याद रखना कि ये जो ओजोन है ये ना सिर्फ अंटार्कटिक इसके ऊपर मौजूद है, बल्कि ये सारी की सारी जो है एटमॉस्फेयर उसमें मौजूद है। एक और 2-3 बातें, अगर आप ये जानना चाहें ना, ओजोन को देखना चाहते हैं, वेरी सिंपल। आपने कभी नोट किया हो कि रात के वक्त अगर कहीं पे स्पार्किंग हो रही हो ना वायर्स में, तो वहां पे देखेंगे धुआं सा उठ रहा होता है। एक्चुअली वो जो स्मोक है दैट इज एक्चुअली द ओजोन। आप ना अगर ओजोन को सूंघना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, फोटोकॉपी, जब आप फोटोकॉपी मशीन से फोटोकॉपी लेते हैं ना, तो उस फोटोकॉपी जो पेपर है उसमें से खास किस्म की स्मेल आती है, दैट इज एक्चुअली द ओजोन। ओजोन हवा में जब बारिश के दौरान लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो उस दौरान भी हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो रही है। माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन काम, मैंने 1-2 बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। पहली बात,
Ozone is mainly produced in the tropical region. ज्यादातर ओजोन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में प्रोड्यूस होती है बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कह देते ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के फुल। अब इन सब बातों को जरा देखना। ट्रॉपिकल रीजन क्या है माय डियर स्टूडेंट? द रीजन अराउंड द इक्वेटर दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन। इक्वेटर के इर्द गिर्द ये सारे का सारा जो इलाका है। अच्छा, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे सूरज की रेज जो है सन रेज वो डायरेक्टली पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बाकी अर्थ की निस्बत कदरे ज्यादा होता है। अब ये जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो कैसे? ये देखो, आपके पास ये ऑक्सीजन है O डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। जब इसके ऊपर सन रेज फॉल करेंगी ये यहां से टूटेगा, आपके पास ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अब ये जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल हैं ये एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलेंगे, यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एक ये फ्री रेडिकल बना तो ये O3 ओजोन में कन्वर्ट हुआ। दिस वन इज द ओजोन। तो इसका मतलब है ओजोन इज मेनली प्रोड्यूस्ड एट द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में जो ऑक्सीजन है उस पर बराह रास्त सन रेज फॉल करती हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनाता है। वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मजीद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं। इसको अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ ना तो मैं लिखूंगा O2 और गोज टू H न्यू, ये सन रेज को, सनलाइट उसको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसको, तो ये आपके पास 3O2 2O3, ये ऑक्सीजन से आपके पास बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वी गेट द ओजोन। अब ये जो ओजोन है ये ट्रॉपिकल रीजन पर ये प्रोड्यूस हुई और फिर यहां से ट्रॉपिकल रीजन से ये ट्रांसफर होकर ये पोलर रीजन पे चलेगी। पोलर रीजन जहां पे वेयर देयर इज वेरी वेरी लो टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर बहुत कम है। ट्रॉपिकल रीजन ये प्रोड्यूस हुई ट्रोपोस्फीयर में और ट्रोपोस्फीयर से फिर ये पोलर रीजन की तरफ और वहां पे ये स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर होगी और वहां पे जाकर ये फिर ओजोन लेयर का हिस्सा बन। माय डियर स्टूडेंट, ये था प्रोडक्शन ऑफ ओजोन। अब हम चलते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन, पहली बात याद रखना, ओजोन एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट। लेकिन ना बात ये नामुकम्मल है। ओजोन एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट एट ट्रोपोस्फीयर वेयर वी लिव, वहां पे ओजोन पोल्यूटेंट है, बट इट इज अ गॉड गिफ्ट इन स्ट्रेटोस्फीयर। जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर में, तो वहां तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है, अल्लाह ताला की तरफ से लाइफ के लिए एक तोहफा है जो हार्मफुल रेडिएशन वहां उसको स्टॉप करती है। तो ओजोन एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट एट ट्रोपोस्फीयर में ये बतौर पोल्यूटेंट काम करती है। अच्छा, ह्यूमन और प्लांट्स या अदर मटेरियल, उसमें ये किस किस्म की उसके लिए ये किस किस्म का नुकसान दे, जरा इसको देखते हैं। इन ह्यूमन इट कॉजेज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, इंसान में ये मुख्तलिफ किस्म के, कैसे? इन ह्यूमन इट डैमेजेस आईज, आंखों को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन इट एग्रावेट्स एस्थमा, एस्थमा किसे कहते हैं हम? दमा एग्रावेट्स उसको बढ़ाता है। इट डिक्रीजेस द इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स टिश्यू, इट कॉजेज द कफिंग, खांसी का बात, चेस्ट डिस्कम्फर्ट या चेस्ट पेन, ये वो तमाम हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो ओजोन की वजह से इंसान को सामना करना। माय डियर स्टूडेंट, ह्यूमन के साथ साथ ओजोन प्लांट्स और अदर मटेरियल उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के नुकसान का, मसलन इट अटैक्स रबर्स, इट रिड्यूसेस द ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस ऑफ पेंट्स एंड इट कॉजेज फैब्रिक डाइज टू फेड, ये जो कपड़े के रंग हैं उसको ये मदम पड़ जाते हैं। ऑल दिस इज ड्यू टू ओजोन। इसका मतलब है
कि ट्रोपोस्फीयर में ओजोन पोल्यूटेंट है और ट्रोपोस्फीयर में ओजोन जो है वो ह्यूमंस में, प्लांट्स में और अदर मटीरियल उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका बायस बनता है। माय डियर स्टूडेंट, ओजोन होल वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन होल अगर मानी को देखेंगे तो वो तो पता चला ओजोन का सुराख, होल हम सुराख को कहते हैं, लेकिन यहां मानी और हकीकत वो जरा मुख्तलिफ है। जरा देखना पहले ओजोन होल क्या होता है, फिर मैं आपको इसकी ना हकीकत बताता हूं। ओजोन होल इज द रीजन वो इलाका इन विच ओजोन डेप्लीट्स कम होती है, डेप्लीट्स मीन कम होती है, सब्सटेंशियली नुमाया तौर पर या जिसे हम कहते हैं ना वाजे तौर पर इन एवरी ईयर ड्यूरिंग सितंबर टू नवंबर इज नाउ टर्म्ड एज ओजोन होल। असल ये जो सारी बात हो रही है ओजोन होल की, ये अंटार्कटिका पे हो रही है कि अंटार्कटिका में सितंबर टू नवंबर जो वो इलाका जहां पे ओजोन लेयर उसमें नुमाया तौर पर कमी आ जाती है, ओजोन लेयर में नुमाया तौर पर कमी आ जाती है। कहां पे? अंटार्कटिका में। किस? सितंबर टू नवंबर। ये जो सितंबर टू नवंबर है ना, ये एक्चुअली याद रखें जो अंटार्कटिका है ना, वहां पे 6 महीने की, वो हम कहते हैं 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, तो एक्चुअली वहां पे जो पोलर नाइट है वो सितंबर में उसका एंड हो रहा होता है, पोलर नाइट सितंबर। और इसका मतलब है कि सितंबर में वहां पे सूरज जो है वो सूरज उसका राइज होता है, सूरज तुलू होता है और फिर ये तकरीबन जनवरी तक रहता है। तो इसका मतलब है ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये उसके समर सीजन है और बाकी जो है वो उसका विंटर सीजन है। एक्चुअली अंटार्कटिका में 2 ही सीजन है, एक्चुअली 2 सीजन, एक समर है एक विंटर है। लेकिन ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है ना, इस समर के एरिया को वो स्प्रिंग भी कह देते हैं। ठीक है, तो सितंबर और नवंबर उसमें जब जब सूरज की रेज जो हैं वो पड़ती हैं तो वो ओजोन उसकी लेयर को डैमेज करती जाती है। असल ये जो सन रेज है ना, ये सन रेज वहां मौजूद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वहां पे क्लोरीन फ्री रेडिकल या ब्रोमीन फ्री रेडिकल वो प्रोड्यूस करते हैं और वो जो फ्री रेडिकल हैं वो ओजोन को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं और यूं ओजोन लेयर उसका जो साइज है वो रिड्यूस करता जाता है और उस रिडक्शन ऑफ ओजोन, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, उसमें ये जो कमी आ गई, दैट इज कॉल्ड द ओजोन। अब ये ओजोन होल को ही ना, ओजोन की वो जो 3 किलोमीटर की जो लेयर है उसमें सुराख नहीं है, बल्कि उस लेयर की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, उसमें कमी आती और वो ऊपर से आप देखेंगे तो एक डिप्रेशन सा बन जाता है और उस डिप्रेशन को ही हम, उस रीजन को ही हम कहते हैं ओजोन होल। माय डियर स्टूडेंट, द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर एट अंटार्कटिक ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम मैंने बता दिया सितंबर टू नवंबर, सिंस द मिड 1970, ये 1970, 1975, 1980 ये वो ड्यूरेशन है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, जब ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था और यही वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं जो ओजोन डिप्लीशन का बायस बनते हैं। माय डियर स्टूडेंट, लॉस ऑफ ओजोन ओवर अंटार्कटिक इन मिड 1980s, दैट अबाउट 90% डिप्लीशन ऑफ टोटल ओवरहेड ओजोन, हमारे ऊपर जितनी भी, ये 1980s की बात है, 1980s में ना ये जो ओजोन उसकी में बहुत ज्यादा कहते हैं 50% कमी आ गई थी और जिसकी वजह से 1980s में वो अंटार्कटिक के ऊपर करके एट हायर एल्टीट्यूड अबव द एल्टीट्यूड इन अंटार्कटिक, वहां पे ना ये ओजोन होल इसको ऑब्जर्व किया गया। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर is being depleted through various chemical reactions not only above Antarctic but worldwide। ये मत समझना कि ये जो ओजोन की डिप्लीशन हो रही है, जो रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो ना सिर्फ अंटार्कटिक में हो रही है बल्कि ये पूरी दुनिया में जहां भी ओजोन है ये हो रही थी और अब इसमें कमी आ चुकी है। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास था ओजोन होल। अब हम बढ़ते हैं टेम्परेचर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर, उसके बाद। माय डियर स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर में
टेम्परेचर वेरिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर वेरिएशन क्या है। मैं आपको एक टेबल के जरिए सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूं और फिर उसमें कुछ लॉजिक भी देने की कोशिश करता हूं। पहली बात, हमने ना बुनियादी तौर पर हमारा जो एफएससी का हिस्सा है इसमें हमने एटमॉस्फेयर को 4 जोन्स में या 4 स्फीयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब इसमें देखें, हमने कहा था ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये हमारी टेक्स्ट बुक कह रही है। और भी डिफरेंट जोन्स हैं, लेकिन मैं हमारी बुक्स उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। तो इन आवर बुक्स द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स, 4 स्फीयर्स एंड दे आर ट्रोपो, स्टेटो, मीजो एंड थर्मो। अब मैं इसका एल्टीट्यूड भी आपको बताता चलूं। सतह जमीन से यानी 0 to 15 किलोमीटर, ये मैं जो 15 लिख रहा हूं ना, ये माजरत के साथ मैं अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक लिख रहा हूं। बाज बुक्स में ना 0 to 11 भी है। तो 0 to 15 यानी सतह जमीन से ऊपर 15 किलोमीटर तक ये जो एटमॉस्फेयर है, हम इसे ट्रोपो और इससे से बोला ट्रॉपिकल, वो सारी चीजें। अब ना स्टेटो कहां से, स्टेटो 15 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक है। मैं मादरत के साथ बार बार कह रहा हूं कि मैं ज्यादातर आपकी बुक को ही फोकस कर रहा हूं। अब ना ये जो मीजो है, ये 40 to 60 भी कह लो, बाज बुक्स में 80 भी है, बाज में 85 भी है, मैं 80 चले रखा हूं। और जो थर्मो है, ये 80 किलोमीटर से लेकर आप 500 किलोमीटर तक चले जाए, ये आपके पास फिर थर्मो है। एंड सो ये कुछ आप इनको ही फॉलो कीजिए। मैं ज्यादातर इन पे, मैं ट्रोपोस्फीयर की अभी तक बात की, मैंने स्ट्रेटोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में ही मैंने ओजोन का जिक्र भी किया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो याद करवा। माय डियर स्टूडेंट, ट्रोपोस्फीयर में जहां पे हम रहते हैं और हमारे ऊपर जो 15 किलोमीटर तक है, यहां पे जो टेम्परेचर रेंज है, ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड से -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये याद। मैं यहां 2 लिख देता हूं ताकि वो माइनस वाज़ेह हो जाए। इसका मतलब है द एयर क्लोज टू द अर्थ दैट इज हॉट। अब जमीन के इर्द गिर्द, यहां पे हम भी रह रहे हैं, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। मैंने ये 15 डिग्री ये मिनिमम का है, 20 भी, 25, 30, 40 भी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा है कि यहां टेम्परेचर ज्यादा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से अवे जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है और वो जाके -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अच्छा, वजह क्या है, क्यों ये टेम्परेचर कम होता है? अच्छा, जमीन के करीब क्यों ज्यादा है और ऊपर क्यों कम हो रहा है? जमीन के करीब टेम्परेचर इसलिए ज्यादा है कि जमीन के ऊपर जो एयर है, ये एयर रीहीटेड, ये हीट अप होती है। कैसे हीट अप होती है? फ्रॉम द रेडिएशन री एमिटेड बाय द अर्थ। सूरज की रे जमीन पे टकराती हैं और जमीन से वो रेडिएशन दोबारा री एमिट होती है और री एमिट होकर वो हवा में आ जाती है, ज्यादा तो ऊपर जा नहीं सकती। लिहाजा वो जमीन की जो अर्थ सरफेस के करीब जो ट्रोपोस्फीयर है, उसका टेम्परेचर ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, अब वो जो रेडिएशन जो री एमिट फ्रॉम अर्थ हुई, वो ज्यादा ऊपर तो हवा में नहीं जा सकी, इसलिए जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस जाते हैं, टेम्परेचर कम से कम होता जाता है और 15 किलोमीटर तक जाते जाते ये टेम्परेचर -56 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आप स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, स्ट्रेटोस्फीयर में ये टेम्परेचर -56 डिग्री सेंटीग्रेड से ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये -56 बहुत कम है और -2 उसके मुकाबले में ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेटोस्फीयर वो 15 से 40 किलोमीटर, जब आप 15 से 40 की तरफ बढ़ते हैं तो अब टेम्परेचर कम नहीं मजीद हो रहा, बल्कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा। ओजोन में, ओजोन लेयर भी इसमें आती है, वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसका बहुत ज्यादा तो नहीं होता, तो नेगेटिव में है ना, लेकिन वो -56 की निस्बत ज्यादा होता है। अच्छा, क्यों ज्यादा? वेरी सिंपल, और ये जो ओजोन लेयर है, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है,
स्ट्रेटोस्फेयर में जो मेन कंपोनेंट्स मौजूद है उसमें ओजोन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, मेन ओजोन मौजूद है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि सूरज से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ओजोन अपने अंदर अब्सॉर्ब करती है, और उन रेडिएशन के अब्सॉर्ब होने की वजह से ओजोन में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मेसोस्फीयर की बात करेंगे तो मेसोस्फीयर में टेम्परेचर फिर कम होना शुरू हो जाता है। -2 डिग्री सेंटीग्रेड से ये -92 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, और थर्मो में वो थर्म हीट वहां पे टेम्परेचर -92 डिग्री सेंटीग्रेड से अब बढ़ता है और ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ना मैं तो फोकस ज्यादातर इन्हीं दो पे करूंगा और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने आपको बताया भी कि टेम्परेचर रेंज इन दोनों स्फीयर में कितना कितना है और उसकी मैंने रीजन भी आपको बताया। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन डिस्ट्रॉइंग ओजोन। ये जो लिखा हुआ है ना, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम इन्हें CFCS, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर कार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत बड़ी तादाद में ये कंपाउंड्स होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में आप स्टूडेंट ये लिख सकते हैं ना, ये CFCl3, CF2Cl2 एंड मेनी मोर, ये सारे के सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे आर यूज एज रेफ्रिजरेंट्स इन एयर कंडीशनर्स। एयर कंडीशनर में बतौर रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होते हैं। दे आर यूज्ड इन एरोसोल स्प्रेज। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बतौर सॉल्वेंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दे आर एक्सीलेंट सॉल्वेंट और बॉइलिंग, तो एक्सीलेंट सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये एरोसोल स्प्रेज में इस्तेमाल होते हैं, और ये बतौर रेफ्रिजरेंट भी इस्तेमाल होते हैं। ये फ्रीजर वगैरह इसमें या AC वगैरह उसमें इस्तेमाल होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दे आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स एंड दे आर इनर्ट इन द ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में ये इनर्ट होते हैं, लेकिन जो ही ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं ना, तो स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से दे जनरेट द क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, और वही क्लोरीन फ्री रेडिकल हैं जो ओजोन डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं। कैसे? ये मेरे पास CFCl3, आई मीन दिस वन इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, UV रेडिएशन वो फॉल करेंगी तो आपके पास ये बनेगा CFCl2 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। CFCl3 अल्ट्रावायलेट, H न्यू लिख लो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन CFCl2 और क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर ओजोन मॉलिक्यूल उसके साथ टकराएगा और ये ClO2 बनाएगा, प्लस ये ClO बनाएगा, सॉरी ClO ये फ्री रेडिकल बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब है ये ओजोन एक ऑक्सीजन एटम इस फ्री रेडिकल को देकर खुद ये ओजोन O2 में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो। अब ये जो आपके पास फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल मजीद इससे मिलेगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा हासिल हो गया और दोनों ऑक्सीजन मिलकर O2 बन गया। इसका मतलब है अब हुआ क्या? अगर आप इस सारी स्ट्रैटेजी को देखेंगे ना, ये सारा जो काम हुआ, इस सारे को दौरान ना माय डियर स्टूडेंट, आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिया, इसने ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दिया, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, इस क्लोरीन फ्री रेडिकल ने एक ओजोन मॉलिक्यूल इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने के बाद आपके पास ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा हासिल हो गया। यही क्लोरीन फ्री रेडिकल एक और ओजोन मॉलिक्यूल इसको डिस्ट्रॉय, फिर आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर इस तरह। अब जरा ये एक सेंटेंस, ये भी अक्सर MCQ पूछा जाता है। ये MCQ क्या है? अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय अप टू 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल। ये 1 लाख है, ये 1 लाख, तो इसका मतलब है एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल इसको डिस्ट्रॉय करता है। ये जो मैंने बात लिखी है ये भी बतौर MCQ पूछा जाता है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।